74 साल, 3 जनरेशन निकल गई पर तारीखें इस केस के लिए नहीं रुकी। और ये कोई एक्सेप्शन भी नहीं है। आज इंडिया के लीगल सिस्टम में 5 करोड़ 58 लाख केसेस का एक ऐसा पहाड़ खड़ा हुआ है जो कि हर सेकंड बढ़े ही जा रहा है। पर सोचने वाली बात यह है कि क्या ये वाकई एक सिस्टम फेलियर है या फिर ये सिस्टम एग्जैक्टली वैसे ही चल रहा है जैसे कुछ लोग चाहते हैं। क्योंकि सच तो ये है कि इन करोड़ों केसेस के दलदल में किसी का घर बिक जा रहा है, किसी की पूरी जवानी भी जेल में कट रही है बिना किसी गुनाह के साबित हुए, और इस दलदल के बीच कुछ लोग जस्टिस के नाम पर धंधा भी चला रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ इस प्रॉब्लम की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम सिस्टम की उन परतों को खोलेंगे जिन्हें कोई टच नहीं करना चाहता। पहला है कि ये करोड़ों केसेस का नंबर आपकी पॉकेट और आपकी सेफ्टी को कैसे इफ़ेक्ट कर रहा है। दूसरा कि वो कौन लोग हैं जो इस सिस्टम को स्लो रखने के लिए करोड़ों खर्च करते हैं और ऐसा क्यों करते हैं, और ऐसा करने से उन्हें क्या फ़ायदा मिलता है। और तीसरी बात है कि क्या कभी ये सारी चीज़ें ठीक होगी या सिर्फ हम अगले 75 सालों का इंतज़ार ही करते रह जाएंगे बिना किसी इम्पैक्टफुल चेंज के। और अगर आपको ये लगता है कि कोर्टों से आपका क्या लेना देना है, तो याद रखिए, एक गलत टेनेंट या लैंडलॉर्ड, एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, एक चेक बाउंस, एक गलत एफआईआर या फिर ऐसे अनेकों कारण जिनको आप जानते भी नहीं, उनके वजह से आप इस सिस्टम में फंस सकते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि हमारा टेम्पल ऑफ जस्टिस एक वेटिंग रूम बनकर क्यों रह गया है। ये जो स्क्रीन आप देख रहे हैं, ये कोई न्यूज़ चैनल का ग्राफिक नहीं, ना ही स्टॉक मार्केट का नंबर्स है। ये हमारे नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड का वेबसाइट है जो कि हमें रियल टाइम डेटा देता है। आज सुप्रीम कोर्ट में 93,143 केसेस पेंडिंग है, 73,309 केसेस सिविल केसेस हैं और 19,834 क्रिमिनल केसेस हैं। अब इस डैशबोर्ड के एक कॉर्नर में ये एक छोटा सा नंबर देखिए जो बहुत कुछ कहता है। पिछले एक महीने में ही सुप्रीम कोर्ट में 5,971 नए केसेस आए और डिस्पोज कितने हुए? 4,382। मतलब हर महीने नेट 1,589 केसेस अप्रॉक्सीमेटली की बढ़ोतरी हो रही है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में। और ये तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का डाटा था। पूरा नंबर देखने के लिए हमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट की वेबसाइट्स पर भी देखना पड़ेगा। ये है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का ग्रिड। यहाँ आम आदमी आता है ज़मीन के लिए, चेक बाउंस के लिए, घर के झगड़ों के लिए, एफआईआर के लिए, डिवोर्स के लिए और भी कई चीज़ों के लिए। इनकी एज वाइज ब्रेक डाउन देखिए। 1 साल से कम पुराने केसेस 1 करोड़ 44 लाख, ये 30% है। 1 साल से 3 साल पुराने केसेस 1 करोड़ 88 लाख, ये 26% है। 3 साल से 5 साल पुराने केसेस 74 लाख, जो कि 15% है। लेकिन अब ये देखिए, 5 से 10 साल पुराने केसेस 90 लाख, 18%, और 10 साल से ज़्यादा पुराने 50 लाख। मतलब 50 लाख केसेस हैं जो कि 10 साल से ज़्यादा वक्त से सिस्टम में फंसे हुए हैं। एक और चीज़ सोचने वाली है कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में 28% केसेस हैं, मतलब तकरीबन 1 करोड़ 40 लाख केसेस, वो 5 साल या ज़्यादा से सिस्टम में फंसे हुए हैं। अब आते हैं हाई कोर्ट्स पर। यहाँ पर वो केस आते हैं जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ऊपर आ जाते हैं या फिर सीधे वहाँ फाइल हुए जहाँ बात ज़्यादा सीरियस थी। 1 साल से कम 14 लाख, 1 साल से 3 साल के बीच 12 लाख, 3 साल से 5 लाख के बीच 7.5 लाख्स, 5 साल से 10 साल के बीच 13.9 लाख्स और 10 साल से ज़्यादा 15.5 लाख केसेस। मतलब हाई कोर्ट्स में 1/4 केसेस 10 साल से ज़्यादा पुराने हैं। 15,46,000 केसेस 10 साल से ज़्यादा पुराने हैं। और अगर 5 साल वाले केसेस को भी इसमें जोड़ दिया जाए तो हाई कोर्ट्स में 46% केसेस 5 साल से ज़्यादा टाइम से हाई कोर्ट में फंसे हुए हैं। मतलब ऑलमोस्ट आधे केसेस जो अभी हाई कोर्ट में हैं उन्हें 5 साल या उससे ज़्यादा टाइम हो गया है। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स तीनों वही कह रहे हैं, नंबर रोज़ बढ़ रहे हैं लेकिन डिस्पोजल रेट बढ़ नहीं रहा। अब हम ये समझते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 का एक लाइन बहुत कुछ बयां करता है। 1.4 बिलियन लोगों के लिए इंडिया में सिर्फ 21,285 जजेस हैं। मतलब तकरीबन 15 जजेस हैं 10 लाख लोगों के लिए। यूरोप में ये नंबर है 210 जजेस पर मिलियन, अमेरिका में है 150 जजेस पर मिलियन, पर इंडिया में है 15 जजेस पर मिलियन।
1987 में एक लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई थी जिसमें ये कहा था कि हमें 50 जजेस चाहिए पर 10 लाख की पॉपुलेशन के लिए। ये रिकमेंडेशन 1987 की लॉ कमीशन ने दी थी। अब 38 इयर्स बीत चुके हैं, लेकिन आज 2026 में भी हम उस टारगेट के आधे को भी अचीव नहीं कर पाए। और जो जजेस हमारे पास हैं उनका भी हाल देखिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो पूरे उत्तर प्रदेश को सर्व करता है, 50% से ज़्यादा सीट्स खाली हैं। एक जज के सर पर लगभग 15,000 केसेस का बोझ रहता है। अगर वो दिन में 100 केसेस की लिस्ट भी देखे तो आपकी ज़िंदगी के सबसे बड़े फैसले को सिर्फ 3 से 4 मिनट मिलते हैं। 3 से 4 मिनट में ज़मीन का फ़ैसला, करियर का फ़ैसला, आज़ादी का फ़ैसला, डिवोर्स का फ़ैसला, इतने सारे फ़ैसले लेने के लिए उनके पास बस 3 से 4 मिनट रहते हैं पर केस पर। और अभी एक रिसेंटली न्यूज़ भी आई थी जिसमें एक जज ने ये कहा था कि वो बहुत ज़्यादा थक चुके हैं और अभी वो एक जजमेंट लिखने के कंडीशन में नहीं है। समझिए हमारे जजेस की इतनी ख़राब हालत हो रही है क्योंकि वैकेंसीज़ इतनी सारी हैं। पर ये वैकेंसीज़ को भरा कैसे जाता है? पहले सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम नाम रेकमेंड करता है, फिर गवर्नमेंट महीनों तक और कभी-कभी तो सालों तक फाइल रोक के रखती है। वैकेंसीज खाली पड़ी हैं, लेकिन कोई भी ये सवाल नहीं उठाता कि ऐसा क्यों है। और ये जान के भी आपको हैरानी होगी कि इसका असर हमारे जीडीपी तक पर पड़ता है। वर्ल्ड बैंक कहता है कि हमारी पेंडिंग केसेस की वजह से इंडिया को जीडीपी का 2% से ज़्यादा हर साल का नुकसान होता है। तो ये सिर्फ इंसाफ का सवाल भी नहीं है, ये हमारे इकोनॉमी पर भी भारी पड़ता है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक स्लो प्रोसेस है या कोई जानबूझकर चाहता है कि ये सिस्टम ऐसा ही रहे? तो आगे वीडियो में उन लोगों की बात जानेंगे जिनकी ज़िंदगी इस स्लोनेस की वजह से बर्बाद हो रही है, और उन लोगों के बारे में भी जो इस डीले से करोड़ों कमा रहे हैं या फिर करोड़ों खर्च रहे हैं ताकि ऐसे डीलेस चलते रहें। हमें लगता है कि जेल में तो सिर्फ क्रिमिनल्स ही रहते होंगे, है ना? पर ये पूरी सच्चाई नहीं है। एनसीआरबी का डेटा सुनिए, ये गवर्नमेंट्स के अपने रिकॉर्ड होते हैं। 2023 की रिपोर्ट में ये कहा गया कि इंडिया की जेल्स में जो लोग बंद हैं अभी, उनमें से 73.5% लोग अंडर ट्रायल्स हैं, कन्विक्टेड नहीं है, कुछ प्रूव नहीं हुआ, वो सिर्फ अपनी अगली तारीख का इंतज़ार कर रहे हैं। मतलब कि 4 में से 3 लोग बिना किसी वर्डिक्ट के जेल में बंद हैं। उनमें से 49% की उम्र 18 से 30 साल के बीच की है। तो समझिए हमारे इंडिया का एक बड़ा यंग पॉपुलेशन सलाखों के पीछे सड़ रहा है। उनमें से 66% एससी, एसटी या ओबीसी बैकग्राउंड से हैं और ज़्यादातर क्लास 10 से कम पढ़े हैं या बिल्कुल ही नहीं पढ़े। वो यंग हैं, गरीब हैं या मार्जिनलाइज्ड हैं, जिनके पास अच्छा लॉयर रखने के लिए पैसे भी नहीं हैं और जिनके पास ऐसे कनेक्शंस भी नहीं है कि सिस्टम उन्हें नोटिस करे। ऐसे लोगों को हमारा सिस्टम खा जाता है। 2023 में एक नई लॉ आई, BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इसकी सेक्शन 481 बहुत साफ साफ कहती है कि अगर किसी ने अपनी क्राइम की मैक्सिमम सज़ा का आधा वक्त जेल में काट लिया है तो उसे बेल मिलनी चाहिए। ये लॉ कहता है, पर असलियत हमेशा कुछ और ही होती है। ये अप्लाई ही नहीं किया जाता ज़्यादातर केसों में। जेल अथॉरिटीज़ के पास इतने शायद रिसोर्सेज नहीं है कि वो ट्रैक कर सकें कि कितने लोग कब से जेल में हैं। इस देश में लीगल एड सबकी फंडामेंटल राइट है, पर उसके नाम पर तो मजाक ही चल रहा है। और कितनों को तो ये बात पता ही नहीं है कि ये राइट एग्जिस्ट भी करता है। तो इन लोगों को अपना हक मांगना आता ही नहीं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि उनका हक क्या है। एक रियल एग्जाम्पल देता हूँ जो डॉक्यूमेंट्स में है। बिहार के एक इंसान 28 साल जेल में रहे, जज के ट्रांसफ़र होते रहे और केस फिर से शुरू होता रहा। एविडेंस बहुत वीक था और 28 साल बाद वर्डिक्ट आया कि उन्हें अक्विटल मिल गया।
गुनाह साबित ही नहीं हो पाया। लेकिन 28 साल बाद जब वो बाहर आए तो ना उनका फैमिली बचा, ना उनकी जवानी और ना ही उनका घर बचा, जो कि उनका ही केस लड़ने के चक्कर में बिक चुका था। तो उनकी पूरी ज़िंदगी किसने छीनी? किसी क्रिमिनल ने नहीं, बल्कि हमारे स्लो जस्टिस सिस्टम ने। और ऐसे कितने हज़ारों लोग होंगे जिनके बारे में तो हमें पता भी नहीं है। 11,448 अंडर ट्रायल्स 5 साल से ज़्यादा वक्त से जेल में बंद है, सिर्फ वेट करते हुए कि उनका नंबर कब आएगा। और ये नंबर 2012 से 3 गुना हो गया है 2026 में। 268th लॉ कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि इंडिया में 60% अरेस्ट अननेसेसरी होते हैं। अननेसेसरी, उनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और अरेस्ट करना पुलिस के लिए जितना आसान होता है, उतना ही मुश्किल होता है जेल से निकलना लोगों के लिए, क्योंकि बेल सिस्टम पैसा मांगता है। श्योरिटी चाहिए, गारंटर चाहिए, वकील चाहिए। जिसके पास पैसा नहीं होता, उसका एड्रेस परमानेंट जेल ही बन जाता है। उसकी ज़िंदगी, आधी से ज़्यादा ज़िंदगी कभी कभी जेल में बीत जाती है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये सिस्टम ठीक क्यों नहीं हो रहा? इतने सालों से प्रॉब्लम बढ़े ही जा रही है। इतना ऑब्वियस दर्द देखने के बाद भी रिफॉर्म्स कहाँ रुक जाते हैं? शायद ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि इस स्लो सिस्टम की वजह से कुछ लोगों को बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा है। वो लोग कौन हैं, हम अगली सेगमेंट में उनका पर्दाफाश करेंगे। अब हम आते हैं उस सवाल पर जो कि थोड़ा अनकंफर्टेबल है। सब जानते हैं कि सिस्टम स्लो है, पर कोई इसे फिक्स क्यों नहीं कर रहा? इसका जवाब डेटा में छुपा हुआ है। और जब हम डेटा देखते हैं तो एक पैटर्न नज़र आता है। इस देरी से कुछ लोग कंसिस्टेंटली फ़ायदा उठाते हैं, और जो लोग फ़ायदा उठाते हैं वो इस चेंज को आने से रोक रहे हैं। पहले बात करते हैं कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी की। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड यानी आईबीसी का वादा था कि बड़े कॉर्पोरेट डिफ़ॉल्ट्स 270 दिन में रिजॉल्व होंगे। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का सितंबर 2025 का डेटा बताता है कि एक्चुअल एवरेज टाइम आज के दिन पर 688 डेज है। जो वादा किया हुआ टाइम है उससे कई ज़्यादा। पर ऐसा क्यों है? क्योंकि हर स्टेज पे एक लीगल चैलेंज पॉसिबल है। पहले रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की नियुक्ति पर, फिर वैल्यूएशन पर, फिर नेशनल कंपनी लॉ अपेलेट ट्रिब्यूनल पर, फिर हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में। हर स्टेज पे स्टे मिलना पॉसिबल है, और ये सब मिला के बहुत सारा वक्त खरीद लिया जाता है। लेकिन ये वक्त खरीदने का फ़ायदा क्या होता है? ये समझने के लिए हमें पूरा चक्र देखना पड़ेगा। मान लीजिए कि एक बड़ी कंपनी है जो कि बैंक से 100 करोड़ रुपए लोन लेती है, जिस पर साल का 13% ब्याज यानी 13 करोड़ रुपए सिर्फ ब्याज देना है। और जब तक वो किस्तें टाइम पर दे रही है सब ठीक रहता है। लेकिन असली कहानी तब शुरू होती है जब कंपनी पैसा देना बंद कर देती है। बैंकिंग की दुनिया में एक जादुई नंबर है, वो है 90 दिन। अगर कंपनी लगातार 3 महीने यानी 90 दिनों तक अपनी किश्त या ब्याज नहीं चुकाती, तो बैंक उस लोन को सीधा एनपीए की कैटेगरी में यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की कैटेगरी में डाल देता है। आसान भाषा में कहें तो बैंक मान लेता है कि अब ये पैसा डूबने वाला है। तो जैसे ही 90 दिन पूरे होते हैं, बैंक के पास कानूनी ताकत आ जाती है कि अब बैंक इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड यानी आईबीसी के तहत कंपनी को कोर्ट ले जा सकता है, यानी एनसीएलटी। इसका मतलब ये है कि अब बैंक कंपनी के मालिकों से उनका कंट्रोल छीन सकता है और अपनी वसूली के लिए कंपनी को किसी और को बेच सकता है या उसे नीलाम कर सकता है। लेकिन यहीं पर असली खेल शुरू होता है। कई कंपनियां इस 90 दिन के बाद कानूनी दाव पेच लगाकर मामले को सालों तक खींचती रहती हैं।
क्योंकि ये उन्हें भी पता है कि वे जितना ज़्यादा समय कोर्ट में खराब करेंगी उतना ही उन्हें अपने पैसे बचाने और बिजनेस से फ़ायदा उठाने का मौका मिलता रहेगा। एनसीएलटी में जब केस एडमिट होता है तो एक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल नियुक्त किया जाता है जो कि कंपनी का कंट्रोल संभालता है, क्योंकि प्रमोटर यानी जिसने पैसे लिए उसका हित इसी में है कि प्रोसेस जितनी लंबी खिंचे उतना बेटर होगा। वो एनसीएलटी के एडमिशन ऑर्डर को चैलेंज करता है, फिर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की नियुक्ति को चैलेंज करता है, फिर वो वैल्यूएशन को भी चैलेंज कर सकता है। एनसीएलटी जाता है, हाई कोर्ट जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट तक भी ये केस जाता है और हर स्टेज पर एक स्टे एप्लीकेशन भी लगाया जाता है और जब तक स्टे रहता है फाइल रुकी रहती है। और आखिर में जब रेजोल्यूशन प्लान बनता भी है तो आईबीबीआई का डेटा बताता है कि बैंक्स को एवरेज में अपने पैसों का सिर्फ 30 से 35% ही मिलते हैं, यानी 65 से 70% हेयर कट। यानी अगर 100 करोड़ का कर्ज था तो बैंक 30 से 35 करोड़ पे सेटल करने को मजबूर हो जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि प्रमोटर से जुड़ा हुआ ही कोई नया एंटिटी ही इस कंपनी को डिस्काउंट प्राइस पे खरीद लेता है। तो पूरा हिसाब ये है कि जितनी लंबी लिटिगेशन उतना ज़्यादा वक्त वही पैसा दूसरी जगह काम करता रहा और वहाँ से प्रमोटर पैसा कमाता भी रहा। और जब केस ख़त्म हुआ तो बैंक ने जो मांगा था उसका आधा भी नहीं देना पड़ता। डीले एक गलती नहीं थी, डीले एक कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी बन जाती है। और आज इंडिया में 10 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा के डिस्ट्रेस्ड एसेट्स ऐसे ही केसेस में फंसे हुए हैं। अब बात करते हैं एक ओपन सीक्रेट की, अडजॉर्नमेंट इकोनॉमी। हमारे देश में अधिकतर वकीलों की फीस पर अपीयरेंस पर बेस्ड होती है, यानी हर बार कोर्ट में खड़े होने के पैसे मिलते हैं, जस्टिस दिलाने के पैसे नहीं मिलते। चाहे काम आगे बढ़े या ना बढ़े, जितनी ज़्यादा तारीख मिले उतना ज़्यादा अपीयरेंस होता है और उतना ज़्यादा इनकम भी होता है। ऐसे केसेस का मूलभूत कानून कहता है कि एक केस में मैक्सिमम 3 बार ही तारीख दी जा सकती है, बस 3। लेकिन डेटा ये कहता है कि ये रूल 50% से भी कम केसेस में एक्चुअली फॉलो होता है। लेकिन हमारे देश के वकीलों के लिए ये इनकम मॉडल ही सेट है, पर अपीयरेंस पर उन्हें पैसा मिलता है और जितने ज़्यादा अपीयरेंस उतना ज़्यादा पैसा। अब इसका ये मतलब नहीं है कि हर एक वकील ऐसा करता होगा, लेकिन आप ही सोच लीजिए, अगर आपको ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं केस को टालने के लिए तो क्या आप चाहेंगे कि केस ख़त्म हो जाए या जस्टिस मिले? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि एथिक्स और मोरालिटी पर बेस्ड है और इसको सॉल्व करने के लिए शायद हमें और कड़क रूल्स को बनाने की ज़रूरत है। और अब आते हैं एक और बड़ी बात पर, और ये बात खुद जुडिशरी के सबसे बड़े पद से कही गई थी। भारत के पूर्व जस्टिस एन.वी. रमन्ना ने 2022 में पब्लिकली ये बताया था कि सरकारी विभाग देश के टोटल पेंडिंग केसेस का लगभग 50% हिस्से हैं। मतलब इस देश में जितने भी केसेस पेंडिंग हैं उसमें से 50% केसेस गवर्नमेंट किसी के खिलाफ लड़ रही है और सुप्रीम कोर्ट में ये हिस्सा 73% तक चला जाता है। यानी 3 में से 2.5 केसेस में सरकार ही एक पार्टी बनी हुई है। केंद्र सरकार के 7.32 लाख केसेस आज भी अलग अलग कोर्ट में पेंडिंग हैं। अकेले फाइनेंस मिनिस्ट्री के 1.9 लाख केसेस हैं और पिछले एक दशक में सिर्फ वकील फीस पर 400 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च हुआ है। डेटा एक सवाल उठाता है कि इतने सारे केसेस हमारे सिटीजन्स के अगेंस्ट क्यों हैं। एक बात जो एक्सपर्ट्स नोट करते हैं वो ये है कि ब्यूरोक्रेट कल्चर में कोर्ट ऑर्डर को स्वीकार करना कभी कभी रिस्की माना जाता है। इसीलिए रिफ्लेक्सिव अपील एक कॉमन पैटर्न बन गया है हमारे देश में, चाहे रिजल्ट पहले से ही क्यों ना पता हो कि गवर्नमेंट हार जाएगी। नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी यानी सरकारी मामलों में व्यर्थ लिटिगेशन को रोकने की नीति 2010 में ही अनाउंस हो गई थी।
फिर 2015 में इसे फिर से मेंशन किया गया और 2024 में भी, और आज 2026 में भी पूरी तरह इसे लागू नहीं किया जा सका है। चीफ जस्टिस रमन्ना ने कहा था कि अगर सरकार अपनी लिटिगेशन पॉलिसी जेन्युइनली इम्प्लीमेंट कर सके और अपना काम ढंग से करे तो जुडिशरी की आधी समस्या अकेले ऐसे ही हल हो सकती है। ये उनका अनुमान नहीं था, ये देश के सबसे बड़े न्यायिक पद से दिया गया एक बहुत ज़रूरी बयान था। तो डेटा क्या दिखा रहा है? अमीर के लिए वक्त एक हथियार है और नौकरशाही के लिए वक्त जिम्मेदारी टालने का एक जरिया बने जा रहा है, और वकीलों के फीस मॉडल के लिए वक्त एक इनकम का सोर्स बन गया है। सिर्फ एक आम इंसान ही के लिए जो ना पैसा अफोर्ड कर सकता है, ना सिस्टम को अच्छे से नेविगेट कर सकता है, उसके लिए वक्त एक सज़ा बन जाती है। तो क्या कोई असली में रास्ता है या हमें हमेशा के लिए इस दलदल में फंसे रहना पड़ेगा? तो वीडियो के अगले हिस्से में हम इसी की बात करेंगे कि क्या स्पेसिफिक बदलाव लाए जा सकते हैं जिनके इम्प्लीमेंटेशन हो जाने पर ये करोड़ों पेंडिंग केसेस का बड़ा पहाड़ ढलना शुरू हो सकता है। 1 जुलाई 2024 इंडिया के लिए एक बड़ा दिन था। हमें बताया गया कि कॉलोनियल एरा फाइनली ख़त्म हो गया है। आईपीसी बन गया बीएनएस, सीआरपीसी बन गया बीएनएसएस और एविडेंस एक्ट बन गया बीएसए। नए नाम दिए गए और भारतीय नाम दिए गए, जो कि बहुत अच्छी बात है। पर इसके साथ एक बहुत बड़ा प्रॉमिस भी दिया गया था कि इंसाफ अब 3 सालों में मिल जाएगा। लेकिन अब मार्च 2026 को जब हम वही एनजेडीजी की स्क्रीन देखते हैं तो लगता है सिर्फ पैकेजिंग ही बदली गई और प्रोडक्ट वही पुराना चला दिया गया। तो अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन में। क्या ये प्रॉब्लम कभी सॉल्व होगी या नहीं? क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व हो भी सकती है या नहीं? उसका जवाब है कि बिल्कुल हो सकती है, लेकिन उसके लिए ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की चाह भी होनी चाहिए। मैं ये इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये हो चुका है दूसरे देशों में। सिंगापुर में 1990s में सिविल केसेस में 5 साल तक का वेट था। वो एक फेमिलियर नंबर है हमारे लिए भी। उन्होंने एक डेकेड में ही वो सिस्टम टोटली बदल दिया। प्री ट्रायल कॉन्फ्रेंसेस मैंडेटरी हुए, केस मैनेजमेंट सिस्टम आया, एडजर्नमेंट्स पे स्ट्रिक्ट लिमिट्स लगाए गए, पॉलिटिकल विल थी और धीरे धीरे सारा बैकलॉग भी क्लियर हो गया। आज सिंगापुर का लीगल सिस्टम दुनिया के टॉप सिस्टम्स में से एक है, लेकिन इंडिया के लिए भी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि हमें कुछ कदम उठाने पड़ेंगे जिनके उठाने के बाद ही हमारा सिस्टम बेटर हो सकता है और ये करोड़ों केसेस का पहाड़ ढाया जा सकता है। सबसे पहला कदम है हमें वैकेंसीज को भरना होगा। ये मिनिमम है जो हम कर सकते हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के मुताबिक अभी देश में सिर्फ 21,288 जजेस हैं और लॉ कमीशन ने 1987 में जो बताया कि 50 जजेस पर मिलियन का टारगेट होना चाहिए, और 2026 में भी हम उस टारगेट के 1/3 पर भी नहीं पहुंच सके हैं। अभी जो सैंक्शनड स्ट्रेंथ है वो भी पूरी हो जाए तो रेशियो तब भी सिर्फ 19 जजेस पर मिलियन का होगा, तब भी टारगेट का आधा भी नहीं पहुंचेगा। ये शर्म की बात है कि हम इतने सालों बाद भी यहीं पर फंसे हुए हैं। हाई कोर्ट्स पे वैकेंसीज 33% पे है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में 21% पोस्ट खाली है। आईजेआर 2025 की सीधी रिकमेंडेशन है कि जुडिशरी को एसेंशियल सर्विस डिक्लेयर कर देना चाहिए ताकि वैकेंसीज ऑटोमेटिकली प्रायोरिटी में आए और रिक्रूटमेंट साइकिल्स ब्रेक ना हो। एडजॉर्नमेंट्स को जेन्युइनली कॉस्टली बनाना। हमारे लॉ में पहले से लिखा है कि 3 से ज़्यादा एडजॉर्नमेंट्स नहीं हो सकते, तो इसको इन्फोर्स करने की सख्त ज़रूरत है। रियल पेनल्टीज लगाने की ज़रूरत है। पर अपीयरेंस मॉडल से केस कंप्लीशन मॉडल की तरफ शिफ्ट करने की भी शायद ज़रूरत पड़ेगी। आईजेआर 2025 ये भी रेकमेंड करता है कि कोर्ट वर्किंग आवर्स में कम से कम
30 मिनट का एक्सटेंशन और जुडिशियल वेकेशंस में 10 से 15 दिन की कटौती भी होनी चाहिए। कल्चर एक दिन में नहीं बदलता, लेकिन जब कॉस्ट रियल होता है तब चेंज की शुरुआत होती है। तीसरा कदम है कि सरकार को खुद एक मॉडल लिटिगेंट बन के दिखाना होगा। आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही हमारे कोर्ट्स का सबसे बड़ा लिटिगेंट है। पेंडिंग केसेस का लगभग 50%, टैक्स केसेस, पेंशन केसेस, माइनर सर्विस मैटर्स मीडिएशन में ले जाने चाहिए ताकि कोर्ट तक ये पहुंचे ही नहीं। फ्रिवलस अपील्स को विड्रॉ करना चाहिए ताकि वक्त ना ज़ाया हो कोर्ट का और ना ही गवर्नमेंट लॉयर्स का। आप ये सोचिए कि सिर्फ गवर्नमेंट लिटिगेशन का एक हिस्सा ही बंद हो तो लाखों केसेस एक झटके में सिस्टम के बाहर हो जाएंगे। जस्टिस बीवी नागरत्ना ने 2025 में एक और आईना भी दिखाया था गवर्नमेंट को। Government publicly expresses concerns about the judicial backlog while simultaneously feeding that backlog through relentless cases. गवर्नमेंट खुद ही कहती है कि वो बहुत चिंतित है कि बैकलॉग्स बढ़ रहे हैं केसेस के, लेकिन उस बैकलॉग को बढ़ाने में भी सबसे बड़ा हाथ गवर्नमेंट का खुद ही है। चौथा कदम है लीगल एड को प्रॉपर्ली फंड करना। आज इंडिया में लीगल एड पर पर्सन ₹6.46 खर्च होते हैं पर ईयर, एक चाय की कीमत से भी कम। लीगल एड हमारा एक फंडामेंटल राइट है और ये उन 76% अंडर ट्रायल्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है जो बिना कन्विक्शन के अभी जेल में सड़ रहे हैं और उन्हीं के पास जो बजट है वो सबसे कम है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आर्टिकल 39A के अंडर सबके पास है, लेकिन इसका बजट फुटनोट पे ही चल रहा है, ₹6 पर पर्सन पर ईयर। IJR 2025 ये भी नोट करता है कि पिछले 5 सालों में पैरालीगल वॉलंटियर्स की संख्या 38% तक गिर गई है। जब तक लीगल एड रियल नहीं होगा, 76% अंडर ट्रायल्स की हालत नहीं सुधरने वाली। पांचवा कदम होगा BNSS सेक्शन 481 को मिशन मोड में इम्प्लीमेंट करना। BNSS 2023 की सेक्शन 481 कहती है कि जो अंडर ट्रायल अपनी मैक्सिमम सेंटेंस का आधा हिस्सा काट चुका है उसे बेल मिलनी चाहिए। तो हर जेल में एक लीगल एड हब बनाना चाहिए जो इन लोगों को स्क्रीन करे और बताए कि उन्हें जेल में रहने की ज़रूरत है या नहीं है। ये प्रोविज़न कागज़ पे 1 साल से ज़्यादा पुराना हो गया, पर इम्प्लीमेंटेशन अभी भी बहुत पैची है। इससे 2 काम होगा कि एक तो वो लाखों अंडर ट्रायल्स बचेंगे जेल से, और दूसरा कि हमारे सिस्टम पे जो इकोनॉमिक लोड आता है उनकी देखभाल करने में वो भी घटेगी। छठा कदम है मीडिएशन का सीरियस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी की स्टडी कहती है कि अगर मीडिएशन और केस मैनेजमेंट सही से इम्प्लीमेंट हो तो 6 साल में बैकलॉग मीनिंगफुली घट जाएंगे। 2023 में मीडिएशन एक्ट बना, लेकिन अभी भी उसे अच्छे से लागू नहीं किया गया। मैंडेटरी प्री लिटिगेशन मीडिएशन इन कमर्शियल, मैट्रिमोनियल और लैंडलॉर्ड टेनेंट के डिस्प्यूट्स जैसे सिंगापुर ने अपने कोर्ट में किया था। लोक अदालत ने 2019-20 में 78 लाख केसेस को सेटल किया। ये इंफ्रास्ट्रक्चर स्केल करने लायक है ताकि सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। हर एक कदम के लिए एक चीज़ चाहिए जो कंसिस्टेंटली एब्सेंट रही है, वो है पॉलिटिकल विल। गवर्नमेंट को इसके ऊपर अच्छे से काम करने की ज़रूरत है। कोई पावरफुल लॉबी भी नहीं है जो फास्टर कोर्ट्स मांगे, और जो सफ़र कर रहे हैं वो गरीब हैं, वो यंग है, वो मार्जिनलाइज्ड हैं और उनकी आवाज़ इलेक्शन में काउंट भी नहीं होती। जब तक गवर्नमेंट इसका संज्ञान सीरियसली नहीं लेता तब तक ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा। जिनके पास टाइम और पैसा है वो वेट करेंगे और जो वेट नहीं कर सकते वो हार जाएंगे बिना किसी जजमेंट के। हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1979 में सुप्रीम कोर्ट ने एक लकीर खींची थी। कोर्ट ने कहा था कि स्पीडी ट्रायल एक फंडामेंटल राइट है जो कि आर्टिकल 21 के तहत राइट टू लाइफ और लिबर्टी का अटूट हिस्सा है। ये जजमेंट आया था 1979 में।
आज से 47 इयर्स पहले। लेकिन आज अप्रैल 2026 हो गया है और वही फंडामेंटल राइट 5 करोड़ 58 लाख पेंडिंग फाइल्स के नीचे दब के आज की डेट में दम तोड़ रहा है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में 50 लाख केसेस जो 10 साल से ज़्यादा पुराने हैं, हाई कोर्ट्स में 15 लाख केसेस जो 10 साल से ज़्यादा पुराने हैं, और वहीं जहां जेल में 73% लोग अभी भी अंडर ट्रायल हैं, बिना गुनाह साबित हुए। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट का रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025 कहता है कि सिविल जस्टिस में इंडिया की रैंक 143 देशों में से 114 नंबर पर है। तो हमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। एक बार किसी ने एक बुजुर्ग से पूछा जो 28 साल से कोर्ट के चक्कर काट रहे थे कि आप थकते नहीं हैं? तो उन्होंने कहा, साहब मैं 1998 में इंसाफ मांगने आया था, अब तो बस अगली डेट ही मांगने आता हूँ। 5.58 करोड़ सिर्फ एक स्टैटिस्टिक नहीं है, ये वो पेंशन है जो एक रिटायर्ड फौजी को उसके जीते जी नहीं मिली। ये वो पारिवारिक ज़मीन का टुकड़ा है जो फैसले आने तक बंजर हो गया और बर्बाद हो गया वो परिवार। ये वो लेबर केस है जो 15 साल चला और एक वर्कर की पूरी जवानी फैक्ट्री के चक्कर काटने में निकल गई। ये वो 24 साल का लड़का है जो बिहार की एक जेल में बैठ के अपनी तारीख का इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं एक लॉयर के लिए। और उसके घर में ना उसके पिताजी ना उसकी माँ ये जानते हैं कि उनका बेटा कब घर आएगा या फिर कभी आएगा भी या नहीं। तो इस देश में राइट्स किसके लिए रियल हैं और किसके लिए सिर्फ कागज़ पर है? जब तक जस्टिस डिलेड रहेगा, हमारा स्टेटस को ऐसा ही रहेगा, और तब तक कानून सिर्फ उनका है जो इंतज़ार कर सकते हैं और जिनके पास पैसा है।